Assalamu alaikum. Welcome to my channel Programming Made Easy in Java. My name is Muzaffar Iqbal. आज की वीडियो में हम ये देखते हैं कि आप जावा में इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। जिस तरह डेली लाइफ में हमें कोई भी काम करने से पहले कुछ देखना पड़ता है कि अगर फलां कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे फलां काम करना चाहिए, अगर फलां कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मुझे फिर फलां काम करना चाहिए। तो इस तरह डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को चेक करना पड़ता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में आपके पास डिफरेंट एक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक्शंस को परफॉर्म करने से पहले आपने कुछ कंडीशंस को चेक करना होता है कि अगर ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ये वाला काम होना चाहिए। अगर सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर मुझे फलां काम नहीं करवाना। तो अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज में कंडीशंस की बेस पे कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए फिर आप इफ स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। अब जावा में इफ स्टेटमेंट के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, तो हम देखते हैं कि आपके पास इफ स्टेटमेंट के क्या क्या सेंटेंस हैं, इसके कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं और उनको कैसे आप कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो भी आपको मैं लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे इफ का जो सेंटेंस है पहले वो समझते हैं और उसके बाद कैसे आप इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, हम वो भी देखते हैं। तो लैपटॉप पे चलते हैं और वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपने इफ लिखना है, उसके बाद यहाँ पे कोई कंडीशन होगी और उसके बाद हमारे पास जो ये ब्लॉक है इसको कहते हैं कि इफ ब्लॉक। आपने इस ब्लॉक में जो भी कोड लिखा होगा ये एग्जीक्यूट होगा अगर हमारे पास कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होती है, कोई तीसरा पॉसिबल रिजल्ट नहीं होता। तो हमने इफ के बाद यहाँ पे जो कंडीशन लिखी है उस पर डिपेंड करते हैं कि ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो अगर ट्रू है तो ये काम हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो हमारे पास ये काम नहीं होगा। ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है। आप इफ के बाद अगेन कंडीशन लिखेंगे, जिस तरह बात हुई कंडीशन का जो रिजल्ट होगा या वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। पिछले कोड में पिछले सेंटेंस में हमने देखा कि इसका एल्स पार्ट नहीं था, जिसका मतलब ये हुआ कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो कोड लिखा गया होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। सपोज हम चाहते हैं कि नहीं कंडीशन अगर ट्रू है तो ये काम हो जाए, फॉल्स है तो कोई और काम हो जाए। तो ऐसा करने के लिए फिर हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ के बाद कंडीशन होती है, एल्स इफ ही का पार्ट है लेकिन ये ऑप्शनल है, लिखना चाहे तो ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर इफ के बाद जो कंडीशन है वो ट्रू है तो आपने यहाँ पे जो कोड लिखा होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सपोज कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास एल्स ब्लॉक में आपने जो कोड लिखा होगा ये एग्जीक्यूट हो जाता है। ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों ब्लॉक्स एग्जीक्यूट हो जाएं, क्योंकि कंडीशन है ये तो ट्रू होना है ये फॉल्स होना है। तो इस वजह से इन दोनों में से किसी एक ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है। दोनों ब्लॉक एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो सकते और दोनों स्किप पे नहीं हो सकते। दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा, डिपेंड करता है कि कंडीशन हमारे पास ट्रू आती है या वो फॉल्स होती है। ये इसका तीसरा सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी भी इफ के इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में अगर आप दूसरा इफ लिख लेते हैं, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, यानी कि इफ विद एन इफ स्टेटमेंट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये इफ है, ये इफ का जो ब्लॉक है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इफ ब्लॉक है। अगर इस इफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक दूसरा इफ स्टेटमेंट आप लिख लेते हैं, then this becomes nested if statement। होता है क्या है, हमारे पास ये इफ है, ये इसकी कंडीशन है। अगर ये सपोज फॉल्स है, अगर ये फॉल्स होती है तो ये पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा, वो इस इफ का जो करस्पॉन्डिंग एल्स होगा वहां पर आ जाएगा और आपने यहाँ पे जो कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स कि सारा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। अगर सपोज कंडीशन ये ट्रू है तो उस केस में हमारे पास जो एल्स ब्लॉक होगा वो स्किप हो जाएगा और इस इफ ब्लॉक के अंदर आपने जो लिखा होगा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होना है। अब इस इफ ब्लॉक में हमारे पास एक और इफ आ रहा है,
तो वो इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर सपोज ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ब्लॉक स्किप हो जाएगा। तो मतलब कि इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट होने के लिए ये आउटर कंडीशन और इनर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट होना है। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो हमारे पास ये जो कोड होगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सपोज ये फॉल्स है तो हमारे पास ये जो एल्स होगा इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट होना है। तो ये करंट केस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो आपको नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट बात ये, अगर किसी भी इफ के इफ ब्लॉक में या उसके एल्स ब्लॉक में आप एक दूसरा इफ लिख लेते हैं देन दिस बिकम्स नेस्टेड इफ, जो कि हमें कई मौकों पे चाहिए होता है। ये हमारे पास एक और इसका अल्टरनेटिव है, इसको हम इफ एल्स इफ कहते हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू राइट है। आल्दो ये हर जगह पे मे बी के आप यूज ना कर सकें, लेकिन हमारे बेतहाशा जो कंडीशंस होती हैं वो हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इफ ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर सपोज यहाँ पे आपने जो लिखा होगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस ब्लॉक ने एग्जीक्यूट होना है और उसके बाद जितने भी ब्लॉक्स होंगे ये सारे स्किप हो जाएंगे। हमारे पास करंटली 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं। कंडीशन 1 ट्रू होती है तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे जो कि एल्स का पार्ट बनते हैं ये सारे स्किप हो जाते हैं। फर्स्ट करते हैं, जो कंडीशन 1 है ये फॉल्स है। अगर फॉल्स है इट मीन्स के ये जो ब्लॉक होगा ये स्किप हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा एक और इफ है, ये चेक करेगा कंडीशन 2 को। अगेन अगर यहाँ पे फॉल्स था तो वो यहाँ पे आया, इसको चेक करेगा क्या ये ट्रू है। अगर सपोज ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी सारे ब्लॉक स्किप हो जाएंगे। अगर सपोज ये भी फॉल्स है तो वो फिर यहाँ पे आ जाएगा, चेक करेगा कंडीशन 3 को कि क्या ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये स्किप हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट करते हैं कि ये फॉल्स हुआ वो यहाँ पे आया, ये फॉल्स हुआ वो यहाँ पे आया, ये फॉल्स हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा उस वक्त जब हमारे पास ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जितने भी ब्लॉक लिखे होंगे उनमें से किसी एक ब्लॉक में एग्जीक्यूट होंगे। डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी कंडीशन ट्रू होती है। तो अभी हम देखते हैं कि आप कैसे नेटबीन्स में जावा को यूज करते हुए इफ को यूज कर सकते हैं। ये मैंने नेटबीन्स को ओपन कर दिया हुआ है। यहाँ से मैं क्रिएट करता हूँ नए प्रोजेक्ट को। लेट्स से कि मैं नाम चेंज नहीं करता। ये आपके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। एज यूजुअल मैं इन कमेंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे स्कैनर क्लास रिक्वायर्ड होगी, उसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इसलिए मैंने इंपोर्ट किया कि मुझे कुछ इनपुट लेना होगी फ्रॉम यूजर। अब स्कैनर क्लास का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। लेट्स से कि मैं यूजर से उसके मार्क्स लेना चाहता हूँ और उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो गिवन मार्क्स है वो पास, उसकी बेस पे आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए होगा मार्क्स के नाम से, जिसके अंदर मैं यूजर से इनपुट लेके डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैं इस तरीके से इनपुट ले सकता हूँ कि हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हमने बात डिस्कस की थी कि जब भी आप इनपुट लेते हैं तो इनपुट लेने से पहले आप यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया करें कि आपसे क्या कुछ मांगा जा रहा है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एंटर योर मार्क्स। ये डिस्प्ले करेगा मैसेज को और उसके बाद ये आपसे मार्क्स इनपुट करवाएगा। अब लेट्स से कि अगर मार्क्स 50 से लेस है तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि यू आर फेल। अब यहाँ पे इफ यूज किया जा रहा है, इफ मार्क्स आर लेस देन 50 तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि यू आर फेल या जस्ट फेल लिख लेते हैं। अब ये वो स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड फेल, जो कि एग्जीक्यूट होने से पहले मैं इस कंडीशन को चेक करना चाह रहा हूँ कि ये वाला काम तब हो जब मार्क्स हमारे पास 50 से लेस हो। जिस हमने शुरू में कहा कि हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्शन परफॉर्म करने से पहले
हम कोई कंडीशन भी चेक करना चाह रहे हैं, कंडीशन ट्रू है तो ये काम हो, कंडीशन फॉल्स है तो ये काम ना हो। तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो जाएगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो डिस्प्ले कर देगा कि फेल है। ये मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ। अब ये पूछेगा कि आप अपने मार्क्स एंटर कर लें, जैसे कि मार्क्स आर 44, ये मैं एंटर कर रहा हूँ। क्योंकि 44 50 से लेस है, वो डिस्प्ले करेंगे फेल। अगर लेट्स से कि मैं यहाँ पे दोबारा इसको रन करके मैं एंटर करता हूँ कि लेट्स से कि 55, तो ये कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको ये कहा था कि अगर मार्क्स 50 से लेस है तो ये करे, अदरवाइज कुछ भी ना करे। हम कहते कि नहीं, अगर मार्क्स अगर ये ट्रू है तो ये काम हो, अगर फॉल्स है तो कुछ और काम होना चाहिए। तो कुछ और काम करने के लिए हमें यहाँ पे एल्स का पार्ट यूज करना पड़ेगा। तो लेट्स अगर मार्क्स 50 से लेस नहीं है, ऑफ कोर्स फिर 50 से ज्यादा होंगे। अगर 50 से ज्यादा हुए तो फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं कि पास। लेट्स से हम इसको यहाँ पे पास कर लेते हैं। तो अब जरा कंडीशन देख लें, अगर मार्क्स 50 से लेस है तो डिस्प्ले कर देगा फेल, अदरवाइज डिस्प्ले कर देगा पास। तो अगर मैं इस कोड को यहाँ से रन कर लेता हूँ, तो ये मुझसे मार्क्स पूछ रहे हैं। लेट्स से कि मार्क्स आर अगेन 44, क्योंकि लेस देन 50 है, ये फेल डिस्प्ले कर देगा। पास हमारे पास जो एस का पार्ट है वो स्किप हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से रन कर लेता हूँ और लेट्स से कि मैं मार्क्स यहाँ पे एंटर करता हूँ 55, अब ये डिस्प्ले कर देगा कि पास। तो मतलब इन दोनों में से एक ब्लॉक एग्जीक्यूट होने डिपेंड करते हैं कि हमारे पास इस कंडीशन का रिजल्ट क्या है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन को कैसे बनाया जाता है। मैंने यहाँ पे लेस देन यूज किया, तो दिस कैन बी लेस देन, दिस कैन बी ग्रेटर देन, दिस कैन बी लेस देन इक्वल टू, दिस कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस कैन बी इक्वल टू। बेतहाशा तरह के ऑपरेटर्स यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ जो मैंने ब्लॉग मैं आपके लिए बनाऊंगा, उसमें जो हमारे पास जावा में डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसको डिस्कस करूंगा। अगर यहाँ गेन करूंगा तो काफी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो जावा में कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं वो इसके लिए मैं ब्लॉग बना दूंगा, तब उस ब्लॉग में जाके देख लें कि हम यहाँ पे कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा जावा कौन कौन से ऑपरेटर्स को सपोर्ट करते हैं। तो इसकी जो डिटेल होगी वो आपको ब्लॉग में मिल जाएगी। तो ये हमारे पास एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब लेट्स से कि मैं यूज करना चाहता हूँ नेस्टेड इफ, तो वो इसी जगह पे यूज हम कर सकते हैं। अगर आपके पास लेट्स से कि 50 से लेस है तो मैं आपको जो ग्रेड है वो देना चाहता हूँ एफ। एल्स हम यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर आपके मार्क्स, इफ मार्क्स आर लेस देन सपोज 60, तो मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता हूँ सपोज डी ग्रेड। तो अगर आपके मार्क्स 50 से लेस होंगे तो एफ, अगर 50 से लेस नहीं है तो वो चेक करेगा कि 60 से लेस है। अगर 60 से लेस हुआ तो ये आपको दे देगा डी। इसको ई कर लेते हैं। ये एक और इफ है, एल्स इफ मार्क्स आर लेस देन 70, तो हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं सपोज डी को। तो ये हमारे पास अब नेस्टेड इफ है। ये इफ है, इसके एल्स पार्ट में एक दूसरा इफ है, अगेन इसके एल्स पार्ट में एक और इफ है, इसके एल्स पार्ट में ये इफ ब्लॉक में एक और इफ भी आ सकता है। तो अगर आप किसी इफ के इफ ब्लॉक में या एल्स ब्लॉक में दूसरा इफ यूज करेंगे, दिस थिंग इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। अगर मैं इसको आपके लिए रन कर लूं, अगर इन तमाम ब्लॉक्स में से ऑफ कोर्स एक एग्जीक्यूट होने, मैं पहले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाने के लिए सपोज यहाँ पे मैं 33 कर लेता हूँ। 33 इस पे ट्रू कर देगा इस कंडीशन को, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिमेनिंग सारे ब्लॉक्स आपके स्किप हो जाएंगे। तो ये मैंने 33 को एंटर करवा दिया, चूंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट हुआ, बाकी रिमेनिंग सारे आपके स्किप हो गए। अगर मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ और लेट्स से कि मैं मार्क्स यहाँ पे कर लेता हूँ 55, जिसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ये वाली कंडीशन है ये तो फॉल्स हो जाएगी, वो एल्स में आ जाएगा और यहाँ पे देखेगा कि क्या ये ट्रू है। अगर सपोज ये ट्रू होगी तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, रिमेनिंग को स्किप कर देगा। क्योंकि 55 इसको ट्रू कर रहा है, ये डिस्प्ले कर देगा ई को। चेक करते हैं क्या ऐसे ही कर रहा है।
और यू कैन सी हमारे पास ये डिस्प्ले हो रहा है। इस तरह से आगे भी अगर आप देखें तो आप सपोज इसके हिसाब से वैल्यू दें तो ये फॉल्स होके यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉल्स होके यहाँ पे आ जाएगा। अगर सपोज ये ट्रू हो जाएगा तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर आपको डी डिस्प्ले कर देगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ कि नहीं इसको आगे भी चलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी एल्स लगाना चाहूँ तो लगा सकूँ एल्स। अब एल्स के बाद अगेन मैं इफ लगाना चाह रहा हूँ कि इफ मार्क्स आर लेस देन 80 तो ये डिस्प्ले कर ले सी को। इस तरह आप जितना मर्जी इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर ले तो अब ये अगर हमारे पास 80 से लेस है तो ये आपको सी, इसको तो शॉर्ट करने के लिए मैं लेट से ए कर लेता हूँ। तो अगर सब मार्क्स आपके 80 से लेस है तो आपको ये सी कर देगा, अदरवाइज ये आपको ए ग्रेड दे देगा। अगर मैं इस कोड को अब रन कर लेता हूँ, से इसको देता हूँ 77, इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्स होके यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉल्स होके यहाँ पे आ जाएगा, ये फॉल्स होके यहाँ पे आ जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। इसको ट्रू होने की वजह से वो डिस्प्ले कर देगा वो सी ग्रेड। चेक करते हैं कैसे डिस्प्ले कर रहा है, एंड ये सी डिस्प्ले कर रहा है। इसको दोबारा रन कर लेते हैं और लेट से इसको मैं मार्क्स देता हूँ अब 90। अब देखिए 90 है, जब ये इसको देखेगा तो 90 50 से लेस है फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा एल्स। उसके बाद इफ में क्या 90 60 से लेस है फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा एक और इफ है क्या 90 70 से लेस है फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा। इस इफ को चेक करेगा क्या 90 80 से लेस है फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा, डिस्प्ले कर देगा कि आपका ए ग्रेड बनता है। चेक करते हैं ये क्या करते हैं, तो ये आपको ए ग्रेड दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से इफ और साथ एल्स के अंदर आप मजीद इफ को लगा के उसकी नेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसी इफ एल्स इफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ स्टेटमेंट सेम रहेगी लेकिन इसका जो रीडेबिलिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये कैसे कर सकते हैं, मैं उसी चीज को आपको अभी दोबारा करके दिखाता हूँ। कोई मैं नई स्टेटमेंट नहीं लिख रहा। हमने शुरू के लेक्चर्स में बात की थी कि आपने कुछ कन्वेंशंस को फॉलो करना है और उन कन्वेंशंस में जो इंडेंटेशन है वो भी शामिल है। कोशिश ये करें कि आपके पास जितना भी कोड हो वो इंडेंटेड हो। इसका फायदा क्या होता है कि आपका कोड दूसरों के लिए और दूसरों का कोड आपके लिए समझना काफी इजी हो जाता है। तो ये मैं कोड को जस्ट इंडेंट कर रहा हूँ, बाकी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। हाल तो इससे कंपाइलेशन पे और एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोड की रीडेबिलिटी बेहतर हो जाती है। दूसरों के लिए आपके कोड को अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाता है। अब देखते हैं कि क्या है। अगर मार्क्स 50 से लेस है डिस्प्ले कर देगा, सपोज नहीं है तो चेक करेगा कि मार्क्स 60 से लेस है। अगर सपोज ये ट्रू है तो ये ब्लॉक हो जाएगा, रिमेनिंग छोड़ देगा। अगर सपोज ये भी फॉल्स है तो वो चेक करेगा, इस ब्लॉक में आ जाएगा, वो चेक करेगा कि 70 से लेस है। अगर सपोज 70 से लेस होंगे तो ये काम हो जाएगा, रिमेनिंग ब्लॉक को छोड़ देगा। अगर सपोज ये भी फॉल्स है तो वो आ जाएगा एल्स में, चेक करेगा इस कंडीशन को। अगर सपोज ये ट्रू है तो ये काम हो जाएगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारे पास ये। तो इस तरीके से आप जितना मर्जी हो इफ एल्स इफ के जरिए भी अपना काम कर सकते हैं। इसके बेतहाशा एग्जांपल्स बनाई जा सकती हैं। जो मैंने आपको डे 1 में कहा था वो ये है कि तमाम एग्जांपल्स को यहाँ पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो इफ एल्स इफ की और इफ एल्स की, इफ एल्स इफ की मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे दूंगा ब्लॉग में, आप वो भी देख लें। और उसके बाद मैं कुछ दे दूंगा एक्सरसाइजेस भी, आप खुद भी एक्सरसाइज करें और चेक करें कि आप कैसे इफ एल्स इफ को या इफ को या नेस्टेड इफ को डिफरेंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कि आप किस तरीके से इफ को, आप किस तरीके से इफ के डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं। अगेन ब्लॉग में इन्हीं कोड के इन्हीं स्टेटमेंट्स की मजीद डिटेल आपको मिल जाएगी, आप उसको देखें। इन केस किसी कोड में या किसी कंसेप्ट में कोई इशू हुआ
तो आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू।